Hello everyone, this is the video for class 7 chapter number 2 part 3। पिछले दो पार्ट्स आपको क्लास 7 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ वो दो पार्ट्स ज़रूर देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले पार्ट्स में हम क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिवीजन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनरा को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। बैक्टीरिया के यूजेस और हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अलॉन्ग विद दिस हमने चेक पॉइंट 1 तक के डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा दूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो हमारा चार्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हेयर यू कैन सी। यहाँ पे सबसे पहला हमारा किंगडम था किंगडम मोनरा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, किंगडम मोनरा में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसके यूज़फुल, हार्मफुल जो भी इफेक्ट्स थे उसको डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इसको अब हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ये यूक्रियोट्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे ही आप ये समझ लीजिए, मोनरा क्या था, प्रोक्रियोट की कैटेगरी में था, मतलब उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप है। ये यूक्रियोट की कैटेगरी में है लेकिन सिंगल सेल का बना हुआ है, इसलिए इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। चलिए, आप अपनी बुक में जो टॉपिक है वहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सृजन ICSE बायोलॉजी बाय वीर बाला रस्तोगी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, एक्सप्लेनेशन को। किंगडम प्रोटिस्टा, राइट, सेकेंड किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले अगर आप इसका यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अमोबिया। ठीक है, ये क्या है, एक ही सेल का बना हुआ एक प्रोटोजोअन है। यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी हमारे प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अब हम इनकी खासियत पढ़ते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ये कैसे होते हैं। प्रोटिस्ट आर सिंपल यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। तो यूक्रियोटिक का मतलब है यूक्रियोट्स, मतलब जिसमें न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप है। ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक ही सेल के बने हुए हैं। They have a defined nucleus and also membrane bound और cell organelle। आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जो membrane bound cell organelles हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होती हैं। अब जब हम किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं तो इनका न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और इसमें जो membrane bound cell organelles हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर लोकोमोशन, मतलब इनके मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से जाने के लिए। दे हैव ईदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अब कुछ बाल जैसा स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है। यूग्लिना में आप देख सकते हैं, जिसको सीलिया कहा जाता है। पैरामीशियम में जो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको सीलिया कहते हैं। एंड विप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजुला, ये जो यूग्लिना में है दिस इज़ फ्लैजुला। कुछ स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे, अगर जैसे ये पैरामीशियम है, इसमें इस तरह के हेयर जैसे प्रेजेंट हैं तो इनको सीलिया कहा जाता है। तो इन हेयर के मदद से ये इनका मूवमेंट होता है। ऐसे ही यूग्लिना में एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा एंटीना जैसा, ये रोटेट करता है, इसकी मदद से यूग्लिना मूव करता है। एंड सीटोपोडिया, सीटोपोडिया अमोबिया में प्रेजेंट होता है। सीटोपोडिया का मतलब होता है कि ऐसे जेली जैसा स्ट्रक्चर है अमोबिया का। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना शेप बदल लेगा, तो ऐसे ही रेंगते रेंगते ये आगे बढ़ता है, तो इसको सीडोपोडिया कहते हैं। तो लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्टा में इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आप याद कर सकते हैं। सीलिया, पैरामीशियम में विप लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजुला कहते हैं यूग्लिना में, एंड सीडोपोडिया इन अमोबिया। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं अमोबिया का स्ट्रक्चर कैसा है, जेली लाइक। तो ये अपने मूवमेंट के हिसाब से इसकी बॉडी का शेप चेंज होता रहता है और ये आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यूग्लिना में इस तरह का एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैजुला कहते हैं। एंड पैरामीशियम में बहुत सारे छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सम प्रोटिस्ट आर प्लांट लाइक विथ सेलोसिक सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड आर कॉल्ड
एल्गी। अब कुछ प्रोटिस्टा जो हैं उनमें प्लांट लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वैसे ही कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको एल्गी कहा जाता है एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द वन हु प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो एल्गी में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की होती है और उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है, तो इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। सम प्रोटिस्ट हैव एनिमल लाइक सेल। अब कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें एनिमल्स के जैसे सेल होती है, उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दे बिलोंग टू प्रोटोजोआ, उनको हम प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में रखते हैं और वो क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये हमारे क्या थे, ये प्रोटोजोन्स थे, इनमें सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता एंड ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते। आप पिछले क्लासेस में क्लास 5 में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। प्रोड्यूसर्स का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और जो हमारे ये कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स जो हमने अभी बात करी, जिनमें सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो अमोबिया है, पैरामीशियम है एंड यूग्लिना एंड यूनिसेलुलर एल्गी। और एल्गा जो इसमें आता है वो है क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक प्रोटिस्टा है एंड इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज़ क्लेमाइडोमोनास। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसका होगा, जो कि ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अमोबिया, उसका मूवमेंट। देन जैसे हमने किंगडम मोनरा में बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लेके उसकी डिटेल में स्टडी करी, ऐसे ही हम अब यहाँ पे अमोबा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फिगर 2.5 में इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो आप देखिए इसमें अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा है, ये यूक्रियोटिक है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि ये प्रोटोजोन है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड साइटोप्लाज्म जो कि अंदर की पूरी बॉडी है, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे सीडोपोडिया लिखा हुआ है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते रहते हैं मूवमेंट के लिए या खाना खाने के लिए, तो उसको सीडोपोडिया कहा जाता है। अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अमोबिया इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ है। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में, डिचेस में, स्टैंडिंग वाटर में, मतलब जो गड्ढे वगैरह होते हैं या जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, वहाँ पे। इट इज़ इरेगुलर इन शेप, इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। इट शेप चेंजेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सीडोपोडिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मानिए ये ऐसा है, अब इसने क्या किया, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ऐसे ये आगे बढ़ गया, फिर ये इसी तरह से कुछ ना कुछ इसके शेप चेंज होते रहते हैं, और इसको कहते हैं सीडोपोडिया, जिसको हम द फॉल्स फीट भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। सो द बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट कहा जाता है, मतलब झूठ मूठ के इसके पैर जिसकी मदद से ये आगे बढ़ता है, या खाना की कोई अगर फूड पार्टिकल्स होते हैं तो उसको इनटेक करता है। अमोबा मूव्स बाय फॉर्मिंग न्यू सीडोपोडिया इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब इसको जिस भी डायरेक्शन में चलना होता है उस डायरेक्शन में ये क्या करता है, अपना ये सीडोपोडिया को फॉर्म करता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। सीडोपोडिया ऑल्सो हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ प्रे एज शोज इन फिगर 2.6। अब जैसे कोई फूड पार्टिकल है या कोई प्रे है, जिसको कोई एक पार्टिकल है जिसको ये खाएगा, तो उसकी भी मदद, उसको भी कैसे खाता है, सीडोपोडिया की मदद से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, फिर यहाँ पे एक खाने का पार्टिकल था, इसने क्या किया, अपना शेप ऐसे कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपना शेप ऐसे किया कि वो पूरा फूड पार्टिकल उसके अंदर आ गया। तो इस तरह से ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका भी जो मतलब जो इनका खाना भी होता है वो भी सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के, उसी की फॉर्मेशन से ही, उसी की मदद से ही अपना खाना भी खाते हैं। बॉडी ऑफ अमोबा इज़ कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी बॉडी कैसी है कि ऊपरी सतह में बहुत हल्की सी एक सेल मेम्ब्रेन है। द साइटोप्लाज्म हैज़ अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे पर्पल कलर का देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
इन द सेंटर अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक बहुत काफ़ी साइज़ में बड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, फिल्ड विद वाटर एंड वन और मोर फूड वैक्यूल, और उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है और एक से ज़्यादा फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। डाइजेशन ऑफ फूड अकर इनसाइड द फूड वैक्यूल, अब जो भी खाना का डाइजेशन हो रहा होता है, जो भी ये पार्टिकल इनहेल करता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो फूड वैक्यूल में होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से ही जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है अमोबिया का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, तो जो अमोनिया है, इस अमोबिया का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसकी मदद से रिमूव होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से रिमूव होता है। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और अगर साइटोप्लाज्म में ज़्यादा पानी आ जाता है तो एक्सेस ऑफ वाटर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से रिमूव आउट होता है। इन अमोबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे जो भी रेस्पायरेशन हो रहा है वो किसके ज़रिए हो रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली हो रहा है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, अब जो भी ऑक्सीजन वाटर के थ्रू उसको मिलती है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर, और मतलब क्या हो रहा है कि बाहर से ऑक्सीजन आ रही है अंदर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म में जा रही है और डायरेक्टली वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज़ आउट हो रही है। अमोबा मल्टीप्लाई बाई स्प्लिटिंग इंटू टू, दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ये एक था तो अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो गया और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसने दो डॉटर अमीबा बना लिया, ठीक है। तो जो टू डॉटर अमीबा बना वो इस डिवीजन को क्या कहते हैं, इसको बाइनरी डिवीजन कहते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अंडरगोज द मल्टीपल फिजन इन विच द पेरेंट्स इंडिविजुअल फॉर्म अ सिस्ट एंड डिवाइड इनटू मैनी एमोब्यूला, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, अब जैसे नॉर्मली क्या होता है बाइनरी फिजन, तो बाइनरी बाय का मतलब होता है टू, कि डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिजन होके मल्टीपल एमोबा बनाते हैं और जिसको एमीबुले कहते हैं। On getting favorable condition, the cyst rupture and releases the daughters amoeba, फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो this leads to the formation of cyst, ठीक है, 3 लेयर की सिस्ट की वॉल बनाता है। फिर जब इसमें डिवीज़न होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एमोबा जो होते हैं वो रप्चर होके बाहर आके बहुत सारे जो एमोबा हैं वो बन जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन, एंड बाइनरी फिजन का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी, यूग्लिना, प्रोटिस्टा, पैरामीशियम, अमोबिया, ये सभी किस में हमारे आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में ये 3 आते हैं जो नाम लिए। और अगर हम एल्गा की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा इसमें आता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम नेक्स्ट किंगडम की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ किंगडम फंजाई, राइट। तो फंजाई, फंगस, फंगी, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस, राइट। तो इसके कैरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, म्यूकर, मशरूम, राइजोपस, एस्परगिलस, पेनिसिलियम। सो ये डिफरेंट फंजाई हैं और इनके भी कई सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। Fungi are simple, non-green, multicellular eukaryotes except yeast, which is a unicellular fungus. फंगाई कैसे है, सिंपल, नॉन ग्रीन। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन यीस्ट एक्सेप्शन में आता है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, राइट, याद रखिएगा, यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। बाकी की जो फंगस है वो नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होती हैं। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डेड और जो सड़ रही होती हैं चीज़ें, डिकेइंग होती हैं, उन पे ये ग्रो करती हैं। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक एज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वाइल फ्यू आर पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स होती हैं लेकिन ज़्यादातर सैप्रोफाइट्स होती हैं जो कि डेड और डिके मैटर को खाती हैं। कुछ पैरासाइट्स होती हैं मतलब जो दूसरे की बॉडी में एज अ पैरासाइट रह के वहाँ से अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं। राइट, द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर फ्लैमेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अब जो मल्टीसेलुलर फ्लैमेंट के जैसी फंगस की बॉडी है उसको माइसीलियम कहा जाता है, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, जो बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको हाइफा कहते हैं या हाइफी कहते हैं। These cell walls are form of chitin, not of cellulose। अब इनकी जो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि फंगस की जो सेल वॉल है वो चाइटिन की बनी हुई है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। जो अभी तक के हम डिस्कस कर रहे थे कि सेलुलोज की वॉल होती है एल्गी वगैरह में, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो चाइटिन की बनी हुई है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसमें कोई बाइनरी फिजन नहीं होता, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। सम फंजाई लिव इन सिम्बियोटिक म्यूचुअली डिपेंडेंट, कुछ फंजाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं कि दोनों लोगों को लाभ में मतलब बेनिफिट मिलेगा। विद ब्लू ग्रीन एल्गी एज इन लाइकन्स, जैसे ये भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि जो एसोसिएशन होता है जहाँ पे किसी के साथ रहा जाता है सो दैट बोथ आर बेनिफिटेड म्यूचुअली। राइट, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जैसे लाइकन और जो फंजाई हैं दे आर इन द सिम्बियोटिक रिलेशन एज लाइकन। एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोबस, एगैरिकस मशरूम, एस्परगिलस, पेनिसिलियम एंड यीस्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके फंजाई के। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक में लिखा है आर फंजाई सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो फंजाई सैप्रोफाइट्स हैं कि पैरासाइट है, अभी ऊपर ही हमने इसको डिस्कस किया है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। सम फंजाई आर सैप्रोफाइट्स वाइल सम अदर्स आर पैरासाइट्स। कुछ सैप्रोफाइट्स होती हैं जो डेड और डिके को खाती पीती हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं। एंड सम्स आर पैरासाइट, कुछ क्या है पैरासाइट्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लिव करती हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, पैरासिटिक फंजाई फीड ऑन लिविंग मैटर, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल एंड टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम देम, मतलब किसी और प्लांट या एनिमल पे रहती हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं फंगल हाइफा का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ब्रेड पे जो देखते हैं आप फफूंदी लग जाती है वो एक्चुअली में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो पाउडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये इसके स्पोर फॉर्मेशन होते हैं जहाँ से इसका डिवीजन हो रहा होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर द हाइफा एंड यहाँ पे स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियोफोर होता है। तो ये स्ट्रक्चर है जो ब्रेड में फंगस लगती है उसका। यहाँ पे म्यूकर फंजाई का डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंजाई। इसके हम मोल्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डायग्राम अभी आपने यहाँ पे देखा है। तो एक्टिविटी 1 है टू ग्रो ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे कैसे मोल्ड ग्रो करना है, तो ब्रेड का स्लाइस लेके उसको मॉइस्चन करके जब आप कुछ थोड़ा सा गरम और अंधेरी जगह पे रख लेंगे सो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ब्लूइश फर लाइक मास हैज़ ग्रोन ऑन द स्लाइस। सो दिस इज़ द फंगस राइजोबस। तो जो ब्रेड पे जो हमें फंगस दिखती है ग्रेइश कलर की, सो वो क्या होती है, दैट इज़ फंगस राइजोबस। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे आपको विजिबल नहीं होगा, आप जब देखेंगे सो दैट विल बी लाइक ग्रेइश समथिंग, और ज़्यादा पुरानी होने पर इट कैन बी ब्लैकिश, राइट। तो ये ब्रेड फंगस जो होती है दैट इज़ द राइजोपस फंगस। उसके बाद अब हम मोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। राइजोपस म्यूकर ब्रेड मोड के बारे में, उसके यूजेस क्या हैं, कौन सी फंगस यूज़फुल है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं, एग्रीकल्चर में क्या इनका रोल है, और हार्मफुल फंगस, ये सारी चीज़ें हम अभी इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो here you can see molds क्या हैं, they are the saprophytic fungi growing on dead organic matter। अब जो molds हैं ये dead organic matter पे grow करती हैं। rotten fruits, leather good, bread, other edibles। तो जैसे कि जो
फूड्स वगैरह, जो खाना ख़राब हो रहा है, लेदर की जो चीज़ें हैं या और जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें ये फंगस ग्रो करती है। दे फॉर्म फाइन फ्लफ़ी कॉटन मासेस। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रुई के जैसा कुछ स्ट्रक्चर, फ्लफ़ी फ्लफ़ी, फूला फूला एक लेयर पूरी बन गई है। राइजोपस एंड म्यूकर आर द टू कॉमन ब्रेड मोल्ड्स। तो जो ब्रेड में जो मोल्ड्स बनते हैं, जो फंगस होती है, वो राइजोपस होती है या फिर म्यूकर। तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। राइजोपस एंड म्यूकर, ब्रेड मोल्ड्स भी इनको कहते हैं। द कॉटन मास ऑफ बोथ राइजोपस एंड म्यूकर कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम। अब दोनों में क्या, माइसीलियम तो स्ट्रक्चर में होता ही है, विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रांच हाइफा, जो कि हाइफा का बना होता है। द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंगल सेलुलोज की। द हाइफा आर ऑफ 3 टाइप। अब इसके जो हाइफा हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्टोलन, राइजोडल हाइफा, स्पोरेंजियोफोर्स। स्टोलन्स क्या है, रन पैरेलल टू द सरफेस एंड आर स्लाइटली आर्च, मतलब ऐसे पैरेलल होते हैं, हल्के बहुत मुड़े हुए होते हैं। डायग्राम में भी आपने देखा था स्टोलन। अगर मैं आपको डायग्राम एक बार फिर से दिखाऊं, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द स्टोलन। जो ये पैरेलल एक लाइन गई हुई है, दिस इज स्टोलन, राइट। एक सेकेंड। देन आपका आता है राइजोडल हाइफा, आर रूट लाइक हाइफा प्रोड्यूसिंग इन क्लस्टर्स फ्रॉम स्टोलन एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो बीच की लाइन गई हुई है, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नाउ यू कैन सी ये जो पार्ट है पैरेलल लाइन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ स्टोलन, ठीक है, ये स्टोलन है। अब स्टोलन से निकली हुई नीचे की तरफ जो रूट्स हैं, दिस इज़ राइजोडल हाइफा। ये क्या है, राइजोडल हाइफी। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, दैट इज़ sporangiophores are unbranched erect hypha that bear sporangia which produce sporangiospores। मतलब जो ऊपर की तरफ हाइफास उठे हुए हैं उनमें स्पोर्स निकलते हैं, पाउडरी पार्ट्स स्पोर्स होते हैं, जो कि न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और रिमेन इन द एयर एंड ग्रो इनटू द न्यू माइसीलिया ऑन सुटेबल सबस्ट्रैटम। तो अगर आप डायग्राम में इसको देखें तो ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर गए हुए हैं, इसमें स्पोरेंजियम है, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, और इसमें ही स्पोरेंजियोफोर्स ग्रो करते हैं, जो कि आगे जाके न्यू माइसीलियम में सुटेबल कंडीशन में न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं। ब्रेड मोल्ड्स आर सैप्रोफाइट्स। ब्रेड मोल्ड्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन स्टेल ब्रेड। तो जो ब्रेड सड़ रही होती है उस पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंड स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन ग्लूकोज। दिस इज ऑब्जॉर्व बाय द स्टोलन ऑफ मोल्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो वो फंगाई है वो ऑब्जॉर्ब करती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इसी को जो ये सिक्रीशन है और कन्वर्जन है स्टार्च का ग्लूकोज में, और जो ऑब्जॉर्प्शन बाई मोल्ड है, जो फंगस ऑब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फूड इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। और उसमें जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ब्रेड मोल्ड्स यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एरोब्स। तो ये जो ब्रेड मोल्ड्स जो फंगस होती हैं ये अपने रेस्पायरेशन के वक्त ऑक्सीजन यूज़ करती हैं, इसलिए ये एरोब्स की कैटेगरी में आती हैं। सैप्रोफाइट्स हैं एंड एरोब्स हैं, राइट। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यूज़फुल फंजाई के बारे में। हमने फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ब्रेड मोल्ड्स और म्यूकर, राइजोपस, इन सब का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि फंजाई यूज़फुल कहाँ है हमारे लिए। तो पहले हम इस येलो ब्लॉक में जो लिखा है ये पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलम। पेनिसिलम द फर्स्ट वंडर ड्रग वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ये बात सबको पता होगी कि पहली जो डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक की, दैट वाज द पेनिसिलिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट सम बैक्टीरिया ग्रो इन अ
culture were destroyed by an accidental contamination with a mold Penicillium notatum। तो इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ बैक्टीरियाज थे, तो जब एक्सीडेंटली उसमें पेनिसिलियम नोटाटम का जो मोल्ड था वो उसके कॉन्टैक्ट में आया, तो वो सारे बैक्टीरिया मर गए। दिस मोल्ड प्रोड्यूस अ सब्सटेंसेज विच ही नेम पेनिसिलिन। तो उस मोल्ड में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम इन्होंने पेनिसिलिन रखा, विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया, जिसके वजह से बहुत से बैक्टीरिया जो थे वो उनकी ग्रोथ क्या हुई, सप्रेस हो गई, वो मरना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट, ख़त्म हो गई ग्रोथ, आप ये समझ सकते हैं। फिर तो ये डिस्कवरी थी पेनिसिलिन की बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस तरह से वो डिस्कवरी हुई थी। सम फंजाई यूज़ इन फूड, अब देखिए जो फंगस है वो फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में, इन सब चीज़ों में यूज़ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में मशरूम्स, मॉर्शला, एगैरिकस आर एडिबल फंजाई, बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं वो फंजाई की कैटेगरी में आते हैं, वो एडिबल हैं एंड दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें हमें प्रोटीन और वाइटामिन्स मिलते हैं। दीज आर कल्टिवेटेड ऑन कमर्शियल लेवल। तो इंडस्ट्रियल बेसिस पे अगर बात करी जाए तो ये यूज़फुल फंजाई जो हम खा रहे हैं इनको इनका कल्टीवेशन होता है कमर्शियल लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। यीस्ट कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यीस्ट में क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई। इट इज़ यूज्ड इन बेकरीज टू मेक द डो सॉफ्ट एंड पफी, फॉर मेकिंग द ब्रेड, ब्रूअर्स फॉर मेकिंग अल्कोहल एंड वाइन्स। जो भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, ब्रेड्स एंड ऑल, बन्स, एवरीथिंग, इन सब में यीस्ट प्रेजेंट होती है जो कि जो हमारी ब्रेड्स हैं और जो केक्स वगैरह हैं उसको सॉफ्ट करती है, फफ़ी बनाती है। मेकिंग अल्कोहल और वाइन्स, इनके भी फर्मेंटेशन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। सम स्पीशीज़ ऑफ म्यूकर, एस्परगिलस, पेनिसिलिन आर यूज इन फ्लेवरिंग एंड राइपनिंग ऑफ चीज़। और इसी तरह से जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि चीज़ के फ्लेवर में इसमें बैक्टीरिया का यूजेज है, वैसे ही कुछ स्पीशीज़ म्यूकर, एस्परगिलस और पेनिसिलियम की चीज़ की राइपनिंग और फ्लेवरिंग में भी यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल बेसिस पे फंजाई के यूजेस हो गए। अब हम अगर मेडिसिन की बात करें, एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय फंजाई, एंटीबायोटिक भी फंजाई से बनती हैं, विच किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं। मोर देन 25 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक आर कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम मोल्ड, 25 से ज़्यादा एंटीबायोटिक मोल्ड्स से बनाई जाती हैं। सम वेल नोन एंटीबायोटिक्स, देयर सोर्सेज एंड डिजीजेस ट्रीट। अब नीचे ये टेबल 2.2 में वो एंटीबायोटिक्स और उनसे जो किन बीमारियों में वो दी जाती हैं वो पूरा मेंशन है। जैसे पेनिसिलिन, नेम ऑफ फंजाई पेनिसिलिन नोटाटम, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, पेनिसिलिन ग्रीसोफिल्विन एंटीबायोटिक का नाम है, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरियम और एसिनोमोनियम, ठीक है, ये फंजाई के नेम्स हैं। दीज ऑल आर द बायोलॉजिकल टर्म्स। तो इन जो डिजीज़ेस हैं जैसे पेनिसिलिन, निमोनिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, एथलीट्स फूड, रिंगवॉर्म, निमोनिया, मेनिंगिटिस और गोनोरिया, ठीक है, ये जो डिजीज़ेस हैं डिफरेंट टाइप की, इसको ट्रीट करने में ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन है, ये फंजाई यूज़ होती हैं और उससे ये एंटीबायोटिक्स बनी हुई है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फैट्स की अगर बात करी जाए, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय यीस्ट, वेयर एज फैट्स बाय पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का होता है उसमें भी जो यीस्ट हैं और पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में बात करी जाए तो मैनी ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है दैट इज़, इसके अलावा भी और से बहुत से ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि फंजाई की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द रोल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बात करें तो सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी, सैप्रोफिटिक फंजाई डिके एंड डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब जो सैप्रोफिटिक फंजाई है वो क्या करती है कि जो डेड बॉडीज़ है एनिमल की या प्लांट की उसको डिकम्पोज कर रही है। तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन में वो क्या कर रही है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि convert the complex organic compound into the simple inorganic compound।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके, सच एस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। दीज मिनरल्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है कि जो सैप्रोफिटिक फंजाई है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा रही है। सॉइल फंजाई absorb inorganic salts and prevent them from being lost from soil leaching। सॉइल फंजाई क्या करती है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करती है और उनका इरोजन या फिर सॉइल लीचिंग जो है उससे उसको बचाती है। तो इस तरह से ये सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करती है। सम फंजाई कंट्रोल एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अदर डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। और बहुत सी फंजाई ऐसी भी होती हैं जो प्लांट के लिए यूज़फुल होती हैं, जिसकी वजह से दूसरी डिजीज़ेज़ जो हैं वो प्लांट में सॉइल में नहीं होती हैं। तो ये हो गया रोल इन एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे हार्मफुल फंजाई, वो फंगस जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ हमें हो जाती हैं फंगस की वजह से, जैसे रिंग वॉर्म। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने एड्स वगैरह भी देखे होंगे कि रिंग जैसा स्ट्रक्चर बॉडी में फॉर्म होने लगता है और बहुत ज़्यादा खुजली और इचिंग होती है, राइट। एंड वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, जस्ट अ सेकेंड, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, जो वजाइना में यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ल्यूक्यूरिया और ये सारी प्रॉब्लम होती है। एथलीट फूड्स एक्सेट्रा एंड एथलीट्स फूड्स एक्सेट्रा आर कॉज बाय द फंजाई। तो ये सभी क्या हैं, डिजीज़ेज़ हैं जो फंगस डिजीज़ेज़ हैं। और भी कई सारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं जो फंगस के वजह से होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन में इन्फेक्शन हो जाना। सो these all are the harmful diseases caused by different fungi। Then mold spores cause allergies as respiratory problem and sneezing। ठीक है, अभी तो ये क्या था, ह्यूमन डिजीज़ जो हमारी बॉडी पे एक्सटर्नली हो रही हैं या स्किन पे हो रही हैं, हेयर पे हो रही हैं फंजाई के वजह से। तो जैसे डैंड्रफ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। इसी तरह से जो हम इन्हेल करते हैं, जैसे जो ये फंगस होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं, जब हम इनको इन्हेल कर लेते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्नीजिंग में और प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। प्लांट डिजीज़ की अगर बात करी जाए तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, डाउनी मिडो ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं अलग अलग पेड़ों में। आपने देखा होगा अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दीज आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरियाज ऑल्सो। तो ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, जो क्रूसीफेरी के प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। डाउनी मिडो ऑफ ग्रेप्स, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, rust in wheat, smut in maize, wheat and other cereal crops, leaf spot in groundnuts are all caused by fungi। तो ये सभी डिजीज़ेस क्या हैं, अलग अलग सबके नाम हैं, एंड दीज आर बिकॉज ऑफ द फंजाई, राइट। देन उसके बाद स्पॉयलेज ऑफ फूड की अगर बात करें तो पेनिसिलियम, एस्परगिलस, मोल्ड्स लाइक म्यूकर, राइजोपस स्पॉयलर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन सबको सड़ाने में जो भी हमारे एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी जितनी फंजाई हैं ये क्या करती हैं, खाने को सड़ा देती हैं। देन स्पॉयलेज ऑफ लेदर, जो चमड़ा है और उससे बनी जो भी चीज़ें हैं। सो सम फंजाई ग्रो इन लेदर मेड शूज़, बैग्स, पर्सेस। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो लेदर के शूज़ होते हैं, अगर आप उसको मॉइस्ट प्लेस में, डार्क प्लेस में काफ़ी टाइम के लिए रखेंगे तो उस पर फंगस ग्रो होने लगती है, या जो बैग, पर्स, बेल्ट्स वगैरह होती हैं। तो ये जो फंजाई हैं जो उस पर ग्रो करके उन आर्टिकल्स को ख़राब कर देती हैं। तो ये सभी क्या हैं, हार्मफुल फंजाई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस किंगडम फंजाई। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी एंड उसकी जो भी चीज़ें हैं फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। वीडियो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट, एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।